दर्शकों नमस्कार, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों आज का विषय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दर्शकों जब पंचायत के चुनाव संपन्न हो जाते हैं और मतगणना हो जाती है, लेकिन उस मतगणना से कोई भी व्यक्ति व्यथित है अर्थात परेशान है, दुखी है, तो वह उस मतगणना के विरुद्ध किस प्रकार से कार्रवाई कर सकता है, इस संदर्भ में आज का वीडियो बनाया गया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पंच के चुनाव के विरुद्ध कहां पर कार्रवाई होगी, सरपंच के चुनाव के विरुद्ध कहां पर कार्रवाई होगी, जनपद सदस्य के चुनाव के विरुद्ध कहां पर कार्रवाई होगी और जिला पंचायत के चुनाव के विरुद्ध कहां पर कार्रवाई होगी। तथा आज के वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कौन व्यक्ति कार्रवाई कर सकता है तथा कहां पर कार्रवाई की जाएगी तथा किस प्रकार से कार्रवाई की जा सकती है। तो दर्शकों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो उसके बाद में मतगणना की कार्रवाई होती है। तो देखिए मतगणना की कार्रवाई में प्रत्येक अभ्यर्थी जो कि उस चुनाव में भाग लेते हैं उनके द्वारा अपना अपना एक मतगणना एजेंट बिठाया जाता है। जब मतगणना होती है और मतगणना के बाद में यदि किसी पक्ष को उस मतगणना से संतुष्टि नहीं है और वह पक्ष चाहता है कि उस मतगणना को पुनः मतगणना करवाई जाए, तो इसके लिए जो आपका वहाँ पर एजेंट बैठता है उसके द्वारा जो वहाँ पर मतदान अधिकारी रहते हैं उनके समक्ष एक आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। लेकिन यदि आपके द्वारा वहाँ पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तो आपके द्वारा पुनः अगले दिन या उसके बाद जो भी वर्किंग डे है उसमें आपके द्वारा जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके समक्ष एक आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। लेकिन दर्शकों उस आपत्ति से जो है रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के द्वारा किसी प्रकार की मतगणना नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि वह एक आपका एक विरोध स्वरूप एक आवेदन हो सकता है, लेकिन उसके आधार पर मतगणना नहीं करवाई जाती है। तो इसके लिए विधि में कहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं वह भी आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस संदर्भ में जो विधि में प्रावधान दिया गया है वह पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 122 में दिए गए हैं। और यहाँ पर जो प्रावधान दिए गए हैं वे सरपंच के लिए जो याचिका प्रस्तुत होगी, पंच और सरपंच के लिए अर्थात पंच और सरपंच के चुनाव से यदि कोई पक्षकार व्यथित है, दुखी है, तो वह उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष अपनी याचिका दायर कर सकता है। दूसरा दर्शकों, यदि जनपद सदस्य के चुनाव से यदि कोई पक्षकार कोई व्यक्ति दुखी है, असंतुष्ट है, तो वह कलेक्टर महोदय के समक्ष अपनी याचिका दायर कर सकता है अर्थात कार्रवाई कर सकता है। तीसरा दर्शकों, यदि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव से कोई पक्षकार व्यथित है, दुखी है, तो वह अपर आयुक्त महोदय के समक्ष अपनी याचिका दायर कर सकता है। अब दर्शकों हम यह समझ लेते हैं कि याचिका कौन व्यक्ति दायर कर सकता है। तो देखिए दर्शकों, याचिका वे लोग दायर कर सकते हैं जो उस चुनाव में भाग लेते हैं। अब हम यह भी समझ लेते हैं कि कौन व्यक्ति भाग लेने वाले माने जाते हैं। तो देखिए दर्शकों, जिन लोगों ने चुनाव में भाग लिया है अर्थात जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है वे भी याचिका दायर कर सकते हैं और वे लोग भी याचिका दायर कर सकते हैं जो कि उस चुनाव में मतदाता के रूप में भागीदार रहे हैं। तो अब दर्शकों हम ये भी समझ लेते हैं कि याचिका को प्रस्तुत कब किया जा सकता है। तो देखिए दर्शकों, याचिका जो रहती है वह अधिसूचना अर्थात जब किसी व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है उसके 30 दिवस के अंदर वह याचिका प्रस्तुत करनी होती है। अब दर्शकों यह भी समझ लेते हैं कि याचिका में किन बातों का लिखा जाना जरूरी रहता है। तो देखिए दर्शकों, उस याचिका में उन सभी बातों का लिखा जाना जरूरी है जो कि आपकी आपत्ति है। जैसे कि यदि आपका वहाँ पर पोलिंग एजेंट बैठा है, मतगणना एजेंट बैठा है और उसको किसी प्रकार की पर्ची लिखकर नहीं दी गई है कि आपको कितने मत प्राप्त हुए, तो यह भी आपकी एक आपत्ति हो सकती है।
या आपकी यह भी आपत्ति हो सकती है कि आपको जो मत प्राप्त होने वाले थे उन मतों को रिजेक्ट मत में अर्थात निरस्त मत में जोड़ दिया गया है, और यदि उन मतों की गिनती की जाती है तो आप विजयी घोषित हो सकते हो। इसके बाद में दर्शकों, याचिका प्रस्तुत करने के बाद में उस याचिका में किन किन लोगों को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखिए दर्शकों, उस याचिका में उन सभी लोगों को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है जिन लोगों ने उस चुनाव में जो है अभ्यर्थी के रूप में भाग लिया है, चाहे वे विजयी रहे हो या पराजित हुए हो। तो उन सभी लोगों को उस याचिका में पक्षकार बनाया जाना अति आवश्यक है। अब दर्शकों, याचिका जब प्रस्तुत की जाती है तो उसके पश्चात जो लोग प्रत्यार्थी रहते हैं उसमें उन लोगों के द्वारा उसमें जवाब प्रस्तुत किया जाता है और अपनी बात को उसमें रखा जाता है। उसके पश्चात याचिकाकर्ता जो रहता है उसके द्वारा अपनी साक्ष्य करवाई जाती है और उसका प्रतिपरीक्षण अर्थात उससे जिरह जो है विरोधी पक्ष के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार जो प्रत्यार्थी लोग रहते हैं उनकी भी उसमें साक्ष्य होती है और उनसे जिरह जो है याचिकाकर्ता के अधिवक्ता या याचिकाकर्ता करते हैं अर्थात प्रतिपरीक्षण करते हैं। उसके पश्चात जो है न्यायालय के द्वारा उस याचिका का निराकरण किया जाता है। यदि न्यायालय के द्वारा अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय या कलेक्टर महोदय या अपर आयुक्त महोदय के द्वारा उस याचिका में ऐसा पाया जाता है कि वास्तव में कहीं पर ऐसी कोई त्रुटि हुई है तो पुनर्मतगणना का आदेश जारी किया जा सकता है और आदेश के पश्चात वापस से पुनः गणना की जा सकती है। तो दर्शकों, उपखंड अधिकारी महोदय या कलेक्टर महोदय या अपर आयुक्त महोदय के द्वारा याचिका में जो निर्णय दिया जाता है उसके विरुद्ध केवल माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ही कार्रवाई की जा सकती है। देखिए दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण बात है कि निर्वाचन के संबंध में किसी भी अन्य न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही संस्थित अर्थात प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। केवल जो मैंने इस वीडियो में बताया कि धारा 122 के तहत जो है पंच और सरपंच के निर्वाचन के विरुद्ध उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। जनपद सदस्य के निर्वाचन के संबंध में कलेक्टर महोदय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जा सकती है और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के संबंध में यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो अपर आयुक्त महोदय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। तो दर्शकों, उपखंड अधिकारी महोदय या कलेक्टर महोदय या अपर आयुक्त महोदय के द्वारा याचिका में जो निर्णय दिया जाता है उसके विरुद्ध केवल माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ही कार्रवाई की जा सकती है। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।